Hello friends, welcome to Concept Learning, Learn through Concept। आज से हम इस चैनल पर 12th साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड उसको कवर करेंगे। आज की इस वीडियो पार्ट 1 में हम चार्ज के बारे में इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने जो भी 11 साइंस में पढ़ा उसमें आपको चीज़ें दिखती थी, मतलब कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी निकालनी हो तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता था, ठीक है। बट 12th साइंस में क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसमें जो भी चार्ज से हम डील करेंगे तो वो चार्ज हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। यही डिफरेंस है 11 और 12th साइंस में। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हमारी बुक में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमें इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में ही पढ़ना है, ठीक है। जिसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर जो भी चार्ज होता है वो रेस्ट में होता है और हमें उस चार्ज की रेस्ट वाली इफेक्ट से होने वाली इलेक्ट्रिसिटी जो भी होगी उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें हम 2 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ओके, जब उसके बाद अगर चार्ज मोशन में हो, ठीक है, जिससे कि आपने 12th साइंस में देखा था, अगर कोई भी पार्टिकल्स मोशन में होता है तो आप डायनेमिक्स लगाते हो, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी अगर चार्ज मोशन में होगा तो हमें उसकी मोशन वाली इफेक्ट्स को पढ़ना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्ज के मोशन से होने वाली इफेक्ट्स और उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हमें 2 चैप्टर्स में पढ़ना होगा। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी और जो सेकंड चैप्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। मतलब कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और अगर चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो 2 तरह की इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट होती है इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सेकंड होती है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। हमें इस सब चीज़ के बारे में ही हमारे 12th साइंस के पार्ट 1 में हमें पढ़ना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बाय सीइंग सम वियर्ड फिनोमेना विच अकर्स इन आवर लाइफ। ओके, हम ये चैप्टर का डिस्कशन ऐसी फिनोमेना से करेंगे जो हमने हमारी डे टू डे लाइफ में देखी है, ठीक है। जैसे कि इस फोटोज में, इस जिप फाइल में हमें दिख रहा है ये जो इंसान है इसके बाल इस तरह से उड़ रहे हैं, ठीक है। ये जो है वो चार्ज के इफेक्ट्स के कारण हो रहा है, ठीक है। ये जो सेकंड जिप फाइल है उसमें आप देख रहे हो जैसे कि ये बलून है, ठीक है। ये बलून को अगर पानी के पास लाया जाता है तो ये जो पानी है वो इस बलून से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इस थर्ड वाले वीडियोस में आप देख रहे हो कि ये जो इंसान है ये इस कारपेट पर अगर चल रहा है तो उसकी बॉडी से कुछ लूज हो रहा है, ठीक है। उस तरह से और भी थोड़े एग्जाम्पल है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो यहाँ पर ये जो डिश है वो हाथ के साथ चिपक रही है, ठीक है, जबकि उसे
अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ होना क्या चाहिए, उसे जो है वो नीचे फॉल होना चाहिए। ठीक है, ये जो दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें कॉम्ब जो है, कॉम्ब से ये पेपर के टुकड़े जो है वो चिपक रहे हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड एग्जाम्पल जो हमारी लाइफ में हमने कोई ना कोई बार तो हमने देखा ही होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो क्लाउड है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट ही अर्थ पर फॉल हो रही है। ठीक है, अब थोड़े बुक के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर आप ग्लास के जो रोड होते हैं उसको सिल्क के कपड़े से अगर आप घिसोगे, ठीक है, उसके बाद दो ग्लास के रोड को अगर आप एक दूसरे के नजीक रखोगे तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। ठीक है, अब सेम वे में अगर आप ग्लास रोड और सिल्क के कपड़े को एक दूसरे के साथ में रखोगे तो वो जो है वो एक दूसरे से अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब सेम वे में अगर आप फर्स्ट क्या करते हो, ये जो मेटल बॉल है उसको ये ग्लास रोड से टच कराते हो, मेटल बॉल ए को, और सेम वे में अगर आप मेटल बॉल बी को भी ग्लास रोड से टच कराते हो, उसके बाद ये मेटल बॉल ए और मेटल बॉल बी दोनों को अगर आप साथ में रखते हो तो वो जो है वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर सेम वे में ये एक्सपेरिमेंट आप प्लास्टिक के रोड और कैट के फर के साथ करोगे, मतलब कि कैट के चमड़े के साथ करोगे, तब भी आपको सिमिलर रिजल्ट ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे क्या रीज़न रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो जानने के लिए हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मैटर के बारे में, जो हमने 11th साइंस में पढ़ा, वो एक बार फिर से हमें देखना होगा। ठीक है, ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट विच हैज़ मास इन द यूनिवर्स, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका खुद का मास है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, बराबर। बट जैसा कि हमने आगे देखा, दो ग्लास रोड जो थे, हमने उसको सिल्क के कपड़े से हमने उसको रब किया, उसके बाद में हमने उसको पास पास में रखा, तो वो दोनों एक दूसरे से रिपेल कर रहे थे। ठीक है, जबकि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ क्या होना चाहिए, उनको एक दूसरे से अट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ से एक चीज हमें समझ में आई कि कोई भी मैटर में या कोई भी ऑब्जेक्ट में मास के सिवा भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट हो या रिपेल हो। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने उस प्रॉपर्टी को नाम दिया चार्ज। ठीक है, हम और क्या जानते हैं मैटर के बारे में, जैसे कि हमें पता है कोई भी मैटर होता है, कोई भी मैटर, उसके फंडामेंटल्स पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर सेंटर में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ये जो तीन फंडामेंटल्स पार्टिकल हैं उनके अपने खुद खुद के अलग अलग मास भी हैं। जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनके मास कुछ इस तरह से हैं। प्रोटॉन का मास है 1.67 क्रॉस 10⁻⁻27 kg, न्यूट्रॉन का भी अराउंड उतना ही है, और इलेक्ट्रॉन का जो है वो इन दोनों से कम है। ठीक है, मतलब कि इन तीनों पार्टिकल्स का मास है जिनके कारण हम एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं
हम एक एट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो उसी तरह से साइंटिस्ट ने इन तीनों पार्टिकल्स के लिए एक और प्रॉपर्टीज डिफाइन की जिसे हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, और साइंटिस्ट ने उनको चार्ज की इस तरह से वैल्यू भी उनको प्रोवाइड की। ठीक है, जैसे कि अगर प्रोटॉन होगा तो उसका चार्ज इतना होगा 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन होगा तो उसका चार्ज 0 होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका चार्ज होगा -1.6 क्रॉस 10⁻⁹। जैसा कि हमारा मास जो है उसका यूनिट है केजी, उसी तरह से साइंटिस्ट ने ये जो प्रॉपर्टी डिफाइन की उसका यूनिट है सी, मतलब कूलम। ठीक है, और आप यहाँ पर ये जो प्लस साइन और ये इलेक्ट्रॉन के आगे ये जो माइनस साइन देख रहे हो, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि हमने आगे देखा, जो भी फोर्स लग रहे थे वो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही लग रहे थे। ठीक है, जैसे कि दो ग्लास रोड जो थे, अगर हम उसको सिल्क के कपड़े से खींचते हैं, उनके बाद में हम उनको पास पास में रखते हैं, तब उनमें फोर्स लगता है। ठीक है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता है। ओके, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जो भी हमारे पार्टिकल्स के चार्ज होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन का चार्ज ये है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी मैटर हमेशा न्यूट्रल रहता है। ओके, मतलब कि उस पर चार्ज की वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है। जबकि हम किसी को घिसते हैं, मतलब कि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जहाँ पर कोई भी मैटर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू में कुछ भी प्लस माइनस हो, तब जाकर हम ये चार्ज की इफेक्ट जो है एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड में ज़्यादा जानेंगे। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जैसे कि हमने आगे देखा, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। ओके, चार्ज क्या है, इज अ प्रॉपर्टी associated with matter due to which it produce and experience electrical and magnetic effects। ठीक है, मतलब कि कोई भी चार्ज है, ठीक है, वो क्या है, वो प्रॉपर्टी है वन टाइप ऑफ एसोसिएटेड विथ मैटर, जिनके कारण दो टाइप की इफेक्ट हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट जो है वो है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, और सेकंड इफेक्ट जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा है, चार्ज अगर स्टेडी है, एक ही जगह पर फिक्स है, जो कि हमारे इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो उस कंडीशन में चार्ज जो है वो एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और वो होगा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ठीक है, जबकि चार्ज मोशन में होगा तो वो दो तरह की इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ओके, तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। ठीक है, मतलब कि कोई भी चार्ज अगर मोशन में है, जैसे कि हमने आगे यहाँ पर देखा, अगर चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दोनों इफेक्ट वो प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, नेक्स्ट, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस। कोई भी स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो वो ओनली एक ही फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो चार्ज है उसके बारे में थोड़े फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि चार्ज जो होता है, ठीक है, उसका
यूनिट्स क्या होता है, उसका यूनिट होता है कूलम। ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलम, मतलब कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आप थर्ड चैप्टर में ये एक फॉर्मूला पढ़ोगे जहाँ पर होता है I इक्वल्स Q बाय T। ओके। और हमें पता है हमारे जो 7 फंडामेंटल्स यूनिट है उसमें I मतलब एम्पियर जो है वो फंडामेंटल्स यूनिट है। ठीक है। मतलब कि हम जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे वो फंडामेंटल यूनिट के बेस पर ही होना चाहिए। ठीक है। जबकि हमारा ये जो चार्ज है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इसलिए हम चार्ज को किस तरह लिखेंगे, हम चार्ज को फंडामेंटल यूनिट के बेस पर लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर है I इक्वल्स क्यू बाई टी, तो Q मतलब कि चार्ज इक्वल्स क्या होगा, करंट मतलब कि एम्पियर मल्टीप्लाई टी। ओके। और एम्पियर जो है उसका यूनिट है A और टाइम जो है उसका यूनिट है T। ठीक है। तो उस तरह से ये हमारा जो चार्ज होगा उसका यूनिट बनेगा A1 T1 M0 L0। ठीक है। अब चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। मतलब कि चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम उसको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड से ही हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और आगे हमने देखा कि चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो हम चार्ज जो है, चार्ज को हम सिंपल हमारा जो एल्जिब्रा है उसके अकॉर्डिंग उनका समेशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि -1, अगर एक पार्टिकल्स का चार्ज है -1 कूलम और दूसरे पार्टिकल्स का अगर चार्ज +2 कूलम है और वो दो पार्टिकल्स के बीच में अगर प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उनका टोटल जो चार्ज होगा वो +2 -1 मतलब कि +1 कूलम बनेगा। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो भी एल्जिब्रा होगा वो सिंपल हमारा जो 5th और 6th स्टैंडर्ड का एल्जिब्रा है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये जो चार्ज पार्टिकल्स के एग्जाम्पल है वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जिससे कि हम फेमिलियर है। ठीक है। और ये जो थर्ड है वो है अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स होता है हीलियम ⁻²+। ठीक है। मतलब कि हीलियम का जो भी न्यूक्लियस है वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है। ये प्लस साइन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आगे हमने देखा उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो भी होगा वो 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होगा बट वैल्यू यही रहेगी, और प्रोटॉन का चार्ज प्लस होगा, वैल्यू हमारी यही रहेगी। ठीक है। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा, 0 कूलम। ठीक है। मतलब कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। और ये जो चार्ज जो है साइन, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साइन असाइन की थी। ठीक है। आर्बिटरी असाइन की थी। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोटॉन का चार्ज हमें प्लस ही लेना चाहिए। ठीक है। ये अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। बट अब तक का जितना भी फिजिक्स बना है वहाँ पर सब जगह यही कन्वेंशन फॉलो हुआ है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव लिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव लिया है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव लिया है। ठीक है। तो हम हमारे आगे के डिस्कशन में भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे हमने देखा उस तरह से चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जैसे कि हमें पीरियोडिक टेबल से पता है कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया लिथियम। ठीक है।
जिसका एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। मतलब कि उसकी जो इनर सेल है उसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसका आउटर शेल में है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है और उसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में हमारा नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। और आगे हमने देखा कि चार्ज का हम सम या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस लिथियम में टोटल हमारा 3e, मतलब कि टोटल हमारा 3 कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो हमारा 2 जो है वो नेगेटिव कूलम चार्ज होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर टोटल इफेक्ट क्या आ रही है, यहाँ पर टोटल +1 की इफेक्ट आ रही है, ठीक है। तो इसका जो अल्टीमेट जो होगा ये लिथियम, वो किस तरह बिहेव करेगा, वह एज अ पॉजिटिव आयन के रूप में वो बिहेव करेगा। और ये हम केमिस्ट्री में भी जान चुके हैं, ठीक है। हमें केमिस्ट्री में भी पता है कि अगर कोई आयन में से इलेक्ट्रॉन कम होता है तो उसका जो चार्ज होता है उसको हम पॉजिटिव साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सेम वे में अगर कोई एलिमेंट है जिसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए, ठीक है। जैसे कि हमारा फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन एलिमेंट जो है हमारा, फ्लोरीन एलिमेंट में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी इनर शेल में है और बाकी के जो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके आउटर मोस्ट सेल में है, ठीक है। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाए, ठीक है, अगर फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाए तो यहाँ पर अब टोटल हमारा चार्ज क्या होगा, जैसे कि पहले था यहाँ पर 9 ठीक है, 9 हमारे प्रोटॉन थे, ठीक है, और 9 हमारे न्यू इलेक्ट्रॉन थे। अब एक चार्ज और जुड़ गया, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से आ गया, ठीक है। तो अब टोटल नेगेटिव चार्ज हमारे 10 हो गए और हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो यहाँ पर 9 ही है, ठीक है। तो इनका अल्टीमेट इफेक्ट मतलब कि अब जो टोटल चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा, वो -1 बनेगा, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन जो एटम होता है, फ्लोरीन एटम, उसका जो चार्ज होता है वो -1 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कि प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, ठीक है। जैसे कि He+2, ठीक है, हीलियम+2, मतलब कि यहाँ पर प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। उस तरह से Cu+2, ठीक है, मतलब कि कॉपर में भी प्रोटॉन के कंपेयर में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। और यहाँ पर Cl-, फिर SO4-2, इस तरह का जो भी आयन है उसके बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, एंड नेगेटिव चार्ज इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ओके। अब इस पर बेस्ड हम एक एमसीक्यू कर लेते हैं जिससे हमारी ये जो चार्ज
के ऊपर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो सही तरह से हमारी पकड़ बन पाए। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ नेट चार्ज ऑफ -1 कूलम, द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इट possesses it is, ओके। अब हमें जैसे कि पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका चार्ज जो होगा वो होगा -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम है, तो उस हिसाब से -1 कूलम का चार्ज हमारा, -1 कूलम चार्ज के लिए हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, सिंपली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर -1 इस साइड आएगा, डिवाइड में जाएगा -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर 1/1.6 आंसर आएगा हमारा 6.25 क्रॉस 10⁻18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ अ बॉडी हैज चार्ज ऑफ 10⁻⁻19 10⁻12 कूलम, देन मतलब कि बॉडी पर इतना चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर जो साइन है वो नहीं लिखी, मतलब कि आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइन समझनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर कोई बॉडी पर इतना चार्ज है 10⁻12 कूलम का, तो उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कोई भी बॉडी जो होती है, अगर बॉडी न्यूट्रल होगी तो उसका चार्ज जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, और उस कंडीशन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, बट यहाँ पर चार्ज है, मतलब कि यहाँ पर चार्ज 0 नहीं है, और यहाँ पर किस तरह का चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव टाइप का चार्ज है। ठीक है, और आगे हमने देखा था कि अगर चार्ज पॉजिटिव टाइप का होता है तो वो क्या होता है, वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मतलब कि उस एलिमेंट में प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है। ठीक है, प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कम है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो ऑप्शन ए है और बी है ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सी और डी इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन हमारे आएंगे। ठीक है, तो हमने आगे किया था उसी तरह से, यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हम लिखेंगे चार्ज। ठीक है, और फिर से हमें पता है कोई भी बॉडी अगर होती है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो प्लस 10⁻12 कूलम। ठीक है, ये चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, सिंपली हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 10⁻12 डिवाइड बाय -1.6 क्रॉस 10⁻19 इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -6.25 क्रॉस 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पर माइनस साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी वैल्यू नेगेटिव में है। ठीक है,
मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। ओके ओके, तो नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, हमें पता है चार्ज के कारण दो टाइप के फोर्स लगते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो चार्ज की दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं। अगर लाइक चार्ज हो गए, ठीक है, मतलब कि दोनों चार्ज की जो साइन है वो सेम होगी, तो उनके बीच में हमेशा रिपल्सन होगा। ठीक है, जैसे कि ये एरो से यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये जो दो चार्ज है वो एक दूसरे से हमेशा दूर भागेंगे। ठीक है, जबकि अनलाइक चार्ज हो गए पॉजिटिव और माइनस, तो ये दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जैसे कि हमने आगे देखा, अगर दो बॉल है इस तरह से, ठीक है, और हमने बुक वाले एग्जाम्पल में भी एनिमेशन से देखा था। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पर अगर दो बॉल मैंने यहाँ पर लगा दिए और दोनों पर चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, सॉरी रिपल्सन होगा, तो वो दो बॉल एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, उस तरह से अगर दोनों बॉल पर पॉजिटिव चार्ज है तब भी दोनों बॉल एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, मतलब कि उनके बीच में भी रिपल्सन होगा। अब अगर न्यूट्रल बॉल है, मतलब कि कोई भी चार्ज नहीं है, तो उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन होगा ना तो रिपल्सन होगा। ठीक है, वो उनकी न्यूट्रल कंडीशन में ही रहेंगे। अगर दोनों चार्ज पर अलग अलग चार्ज है, ठीक है, अगर दोनों बॉल पर अलग अलग चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा और वो दोनों एक दूसरे के नजीक आएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, मतलब कि चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो सकता और चार्ज डिस्ट्रॉय मतलब कि मिट भी नहीं सकता। ठीक है, बट मास के केस में ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि मास जो है वो प्रोड्यूस भी होता है और मास जो है वो डिस्ट्रॉय भी होता है। ठीक है, हमें आइंस्टाइन का ये इक्वेशन पता है, E इक्वल्स mc²। ठीक है, जहाँ पर ये जो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हमने थर्मोडाइनेमिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल होता है थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, वो हमने पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब कि एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो सकता और एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि टोटल यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है उनकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, उसी तरह से टोटल यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इस एग्जांपल में जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है ये हमारा ग्लास का रॉड है और ये जो है वो हमारा मेटल का बॉल है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लास के रोड पर पहले बिफोर कंडीशन की ये बात है, जहाँ पर टोटल चार्ज ग्लास के रोड पर +4 था। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था और जो हमारा मेटल बॉल था जिस पर चार्ज 0 था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल बना जाए। ठीक है, क्योंकि नेचर में कोई भी पार्टिकल्स होता है वो हमेशा न्यूट्रल रहने का ही ट्राई करता है। ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, तो ये जो बॉल है वो इसे इलेक्ट्रॉन देगा, बट इसे इसकी नीड है 4 + E इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसकी नीड 4 इलेक्ट्रॉन की है, बट ये बॉल जो है उससे 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा। ठीक है, अब इस आफ्टर वाले केस में हम देख रहे हैं जहाँ पर
जो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉल से इस ग्लास रोड पर चला गया। ठीक है, मतलब कि बिफोर के केस में यहाँ पर +4e का चार्ज था, मतलब कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कम थे। बट ये आफ्टर वाले केस में यहाँ से मेटल बॉल से 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए। ठीक है, मतलब कि -2 का चार्ज इसके ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पर टोटल कितना चार्ज बचा, यहाँ पर टोटल चार्ज बचा +4 -2। ठीक है, मतलब कि टोटल +2 का चार्ज यहाँ पर बचा। ठीक है, अब सेम वे में यहाँ पर बिफोर के केस में ये जो मेटल बॉल है उस पर चार्ज था 0। ठीक है, बट यहाँ से -2 जो है वो मेटल बॉल पर गया। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हुई। ठीक, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, मतलब कि यहाँ पर जो बिफोर केस जो था यहाँ पर +2 और -2 था। ठीक है, +2 और -2, इसलिए ये जो Q टोटल चार्ज जो हो रहा था वो हमारा 0 हो रहा था। बट आफ्टर वाले केस में क्या हुआ, आफ्टर वाले केस में ये जो -2 चार्ज है वो ग्लास रोड पर चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना चार्ज बचा, यहाँ पर ओनली +2e का ही चार्ज बचा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा जो चार्ज जो है उनका ट्रांजिशन पॉसिबल है, मतलब कि चार्ज एक मैटर पे से दूसरे मैटर पर जा सकते हैं। ठीक है, बट चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता और चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इन एवरी रिएक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि इस सिस्टम को अगर हम आइसोलेट कर दे तो यहाँ पर पहले भी यहाँ पर 4e का +4e का चार्ज था, और आफ्टर आफ्टर ये पूरी सिस्टम का चार्ज, ठीक है, इस पूरी सिस्टम का चार्ज ये +2e और ये +2e, यहाँ पर भी 4e का ही चार्ज रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। ठीक है, मतलब कि कोई भी चार्ज होगा उसकी वैल्यू स्पीड के साथ वेरी नहीं होगी। ठीक है, उसकी जितनी वैल्यू होगी वो रेस्ट में होगी, उतनी ही वैल्यू जब वो चार्ज मोशन में होगा तब उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, बट ये मास के केस में ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, मास की जो वैल्यू होती है वो स्पीड के साथ में चेंज होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन कोई भी पार्टिकल्स का मास जो होता है वो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है, और उसकी स्पीड पर वो इस फॉर्मूले से डिपेंड करता है। ठीक है जी, यहाँ पर mr मतलब कि रिलेटिव मास इक्वल्स mo, मतलब कि उस पार्टिकल का एब्सोल्यूट मास डिवाइड बाय 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिस स्पीड पर पार्टिकल अभी मूव कर रहा है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट उसका स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि जो भी पार्टिकल होगा वो इस इक्वेशन के हिसाब से उसकी जो वैल्यू होगी वो वेरी करेगी। ठीक है, बट चार्ज के केस में ये नहीं होता है, चार्ज भले ही कितनी भी स्पीड पर हो, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम ही होती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, मतलब चार्ज ऑन अ बॉडी मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब कि बॉडी पर जितना भी चार्ज होगा वो E के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। कैसे, जैसे कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज होगा तो वो E के मल्टीप्लाई में ही होगा। ठीक है, जैसे कि एक बॉडी है हमारी, उसका टोटल चार्ज है 26e। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चार्ज है
वो ई के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कोई भी बॉडी में कि जो चार्ज है वो 26.5 ई हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी चार्ज जो होता है, चार्ज वो हाफ वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टिकल्स है उसका चार्ज जो होगा वो ई के टर्म में ही होगा, ठीक है, मतलब कि ई के मल्टीपल में ही होगा, वो E/2 नहीं हो सकता, ठीक है, चार्ज का आधा नहीं हो सकता। ओके, चार्ज की वैल्यू हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होगी, मतलब कि ये इस पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स, अब हमें पता है चार्ज जो होता है उसका फंडामेंटल यूनिट है कूलम, ठीक है। और साइंटिस्ट ने ये वैल्यू एक्सेप्ट की है कि कोई भी चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है, उनके चार्ज की वैल्यू होगी 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन के केस में ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, जबकि न्यूट्रॉन के केस में ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अब हमें पता है कोई भी बॉडी होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर टोटल हमारे n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कोई भी बॉडी है उसके अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम, जिसको अभी हाल फिलहाल में ई ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होगा ई, तो उस केस में n इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होना चाहिए उसको मैं ले रहा हूँ q, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर q इक्वल्स आंसर आएगा हमारा n, ठीक है। मतलब कि कोई भी बॉडी होगी उसका टोटल चार्ज कितना होगा, उस बॉडी के टोटल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा टोटल चार्ज देगा, ठीक है। हमारे टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के नंबर मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारी जो ये अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। वन क्वांटम ऑफ चार्ज शुड बी एटलीस्ट बी इक्वल टू चार्ज इन अ कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर वन क्वांटम जो होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, ठीक है। अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज क्या होता है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो 1 क्वांटम इक्वल्स क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब हम चार्ज के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टी हमने अब तक की देखी उसका क्विक कंपैरिजन हम मास के साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इनका कंपैरिजन है वो है साइन के साथ में, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि हमने आगे देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज में अगर कोई भी बॉडी में चार्ज होता है तो उनके बीच में दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक होता है अट्रैक्शन और दूसरा होता है रिपल्सन, ठीक है। इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की साइन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि अगर कोई बॉडी में मास होगा तो उनके बीच में अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन उनके बीच में हमेशा एट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगा, ठीक है। मतलब कि जो भी मास होगा उसकी हम एक ही साइन लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज जो होता है उसका क्रिएशन नहीं हो सकता और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि मास के केस में मास जो है वो कंजर्व नहीं है, ठीक है। मास जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ठीक है। और एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है मास में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन E इक्वल्स mc स्क्वायर ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है।
चार्ज जो है वो है क्वांटाइज्ड, ठीक है। मतलब कि हमने आगे देखा कि जो भी चार्ज जो होगा वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। हाफ चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं है। जबकि क्वांटाइजेशन ऑफ मास जो है वो अभी भी उसको प्रूफ करना बाकी है, ठीक है। मतलब कि इनके बारे में अब हम अभी भी अनसर्टेन हैं, ठीक है। फोर्थ, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। मतलब कि चार्ज जो रेस्ट में होगा तब उसकी जितनी वैल्यू होगी, सेम वैल्यू चार्ज जब मोशन में होगा तब उसकी वैल्यू उतनी होगी, ठीक है। जबकि हमने देखा आगे कि मास जो है वो रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट है, ठीक है। मतलब कि स्पीड के अकॉर्डिंग जो मास होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। फोर्स बिटवीन चार्ज में बी एट्रैक्टिव और रिपल्सिव, हमने आगे देखा, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जबकि मास में ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ओनली एक ही तरफ का मास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर आपने कहीं पेपर में या न्यूज़ चैनल में आपने कहीं डार्क मैटर या एंटी मैटर के बारे में पढ़ा या सुना होगा तो वो भी सही है, बट उनके पर ज़्यादा रिसर्च होनी बाकी है, ठीक है। इसलिए वो चीज़ हमारे सिलेबस में ऐड नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारी जो ये चार्ज की अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज रॉन्ग, ठीक है। मतलब कि ये जो चार्ज स्टेटमेंट गिवन है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, चार्ज इज क्वांटाइज, ठीक है। मतलब कि चार्ज जो होगा वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही होगा, उसकी पॉइंट में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। मतलब कि ये जो है वो रॉन्ग नहीं है, ये राइट है। चार्ज इज कंजर्व, मतलब कि चार्ज का क्रिएशन और उसका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी राइट है। सी, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट। अब आगे हमने देखा कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। ये जो फोर्थ स्टेटमेंट जो है, अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जबकि हमने देखा कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो स्टेटमेंट डी है वो रॉन्ग है और हमारा आंसर यहाँ पर डी है, ठीक है। ओके, तो गाइस इस तरह से आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, होप you have great day।